हेलो बच्चों, आज तुम्हारा गैसियस स्टेट जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी 11th स्टैंडर्ड में। और अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर करें तो भी थर्ड ही उसी सीक्वेंस में थर्ड हुआ। अच्छा, इसमें दिस द एक्चुअली द फिफ्थ चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें बीच में दो चैप्टर आते हैं ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर देखो तो थर्ड है, बट अगर तुम 11th की बुक के हिसाब से देखो तो ये फिफ्थ है। गॉट इट। नाउ इसको स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से भी जानते हो इस चैप्टर को, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे कवर कर चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 है। गॉट इट। इसमें से ये दो जो हैं बीईसी एंड प्लाज्मा, इनको अब तो हम बिल्कुल ही नहीं इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड वट एवर वी आर सपोज टू अबाउट इट, ठीक। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब अब से या आगे कहीं पे भी डिस्कशन होगा तो उसमें 3 ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो सॉलिड जो है तो वो तुम पढ़ते हो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में, सिंपल, ठीक है, या मे बी 11th स्टैंडर्ड के एंड में, क्योंकि ये एम्बिग्विटी बनी हुई है पिछले 1-2 साल से कि भाई वो है किस में, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी शिफ्टेड टू 11th स्टैंडर्ड। तो अभी फिर से वो 12th में आ गया। ये कुछ लोग 11th में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग उसे 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं यूजली क्या करता हूँ, उसे 11th के एंड में पढ़ाता हूँ। और तो ये हो गया कि वो 11th के एंड में हो गया और 12th से पहले हो गया, तो कहीं बीच में आ गया, ठीक। सारे दोनों के काम हो जाते हैं, मतलब 11th का भी काम हो जाता है, 12th का भी काम हो जाता है। गॉट इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, तुम्हारा सॉलिड स्टेट हो गया। लिक्विड स्टेट का, जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर है तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड में। लिक्विड सॉल्यूशंस में मोस्टली जो मतलब बहुत सारा लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं डिस्कस की गई हैं, वहाँ सॉल्यूशंस की, लिक्विड सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे सरफेस टेंशन और वो सब चीज़ें, वो वहाँ डिस्कस होती है। अदरवाइज मोस्टली जो लिक्विड स्टेट है दैट इज़ डिस्कस्ड इन योर फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में उसकी सब्जेक्ट सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारा का सारा उसमें आता है। गॉट दिस। जो अब जो चैप्टर बचा वो जो गैसियस स्टेट है वो बची, ठीक है। तो गैसियस स्टेट जो है तुम्हारी इस क्लास में 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। ये इसके टॉपिक्स हैं, ठीक। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कोई भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी हियर ओनली, ठीक है। सबसे पहले तुम देखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो थोड़ा बहुत इसको और इलेबोरेट करूंगा। देन वी विल सी कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये आता है। ये फैक्टर्स भी मैं दोनों के दोनों डील कर चुका हूँ व्हेन आई डिस्कस्ड मोल कॉन्सेप्ट, बट वील टेक अ लुक एट इट हियर एज वेल थोड़ा बहुत। देन एस्केपिंग दिस मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की। इन पर्टिकुलर हम जो इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, विल कॉन्सेंट्रेट ऑन गैसेज ओनली, ठीक है। देन कुछ लॉज होते हैं, है ना, कुछ इंपीरिकल लॉज होते हैं, कुछ मैथमेटिकल, इंपीरिकल मतलब वो बाय ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो कहा गया कि हाँ यार ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये बाय ऑब्जर्वेशन ऐसे वेरी कर रहा है, तो एक्चुअली में ऐसे वेरी कर रहा होगा, मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट करना होता है। तो गैस लॉज हो गए। फिर यूडियोमेट्री ऐसा होता है कि भाई किसी गैस को जलाओगे, है ना, तो जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट हुआ। लेकिन क्योंकि गैसियस लॉज या गैसियस स्टेट से रिलेटेड है तो उसको यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। वो एवोगाड्रोस लॉ का एप्लीकेशन होगा, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन होगी, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं। ये पार्शियल प्रेशर से ये पार्शियल वॉल्यूम वहीं पे डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन एफ्यूजन मतलब तुम देखोगे दो गैसेस को अगर तुम मिक्स करते हो, है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक गैस अलग रह जाती है दूसरी गैस अलग रह जाती है। दे आफ्टर सम टाइम, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जस्ट तुमने रखा और वो एकदम से मिक्स हो गई। आफ्टर सम टाइम दे गेट मिक्सड अप एंड फॉर्म अ होमोजेनस सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ गैसेज, होमोजेनस सोल्यूशन ऑफ गैसेज। यहाँ पे ग्राहम्स लॉ होता है ऑफ एफ्यूजन, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। ये बहुत बेसिक है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसको एक्सप्लेन करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑफकोर्स नहीं एक्सप्लेन करती, बट काफ़ी सारी चीज़ें हद तक एक्सप्लेन करती हैं। और इस चीज़ का यूज़ बहुत और जगह पे आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में जब तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है। रियल गैसेज तुम्हारी अब जो ये तो आइडियल गैसेज होगी, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होगी। और जो आइडियल गैस इक्वेशन को 100% फॉलो नहीं करती, हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे, उनको रियल गैसेस कहा जाता है। फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। चाहो तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड देन वी कैन स्टार्ट दिस चैप्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर तुम देखो तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हुई, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये हेडिंग डाल लो, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर एसेंशियली 3 हुई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई, ठीक है जी। अगर तुम देखो तो वी कैन से दैट एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दीज 3 स्टेट्स। तो ये लिख सकते हो, एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फिजिकल स्टेट्स। एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग 3 फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट देखो कि अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल हुआ कि भाई लिक्विड होता है वाटर, ठीक है, और वाटर को ही अगर मैं हीट कर दूं, ठीक है, तो वो किस में बन जाता है, बदल जाता है स्टीम में। और अगर मैं उसको कोल्ड कर दूं, मतलब उसको कूल कर दूं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम्हें पता है कि ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड स्टेट हो गई और ये गैसियस स्टेट हो गई। क्लियर है। तो सेम सब्सटेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियस, ऑफ कोर्स इसका एक ट्रिपल पॉइंट होता है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर पाती है तीनों की तीनों स्टेट, वो एक अलग चीज़ है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल दीज 3 स्टेट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। वो क्या होता है क्या नहीं होता वो हम आगे कभी देखेंगे। एट दिस मोमेंट वी विल से कि भाई जब वो आइस के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो वाटर और स्टीम के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब वो वाटर के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्टीम और आइस के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब वो स्टीम के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है तो आइस और वाटर के जैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ मोमेंट, इट विल एग्जिस्ट इन ओनली वन ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम्स दिस विल हैपन। तो आइस कब आया, जब हमने टेम्परेचर लो कर दिया। वाटर से स्टीम कब आया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होगी ये स्टेट्स का। और एक और चीज़ होती है प्रेशर। तो लिखो लिखो द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जनरली जो प्रेशर होता है, जो अर्थ पे प्रेशर है, उसको हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। मतलब जो प्रेशर तुम्हारे सी लेवल पे ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है, जो प्रेशर सी लेवल पे है, उस प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो कितना होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हें ऑलरेडी पता है, वील टेक अ लुक एट इट इन दिस चैप्टर एज वेल। तो अगर मैं बोलूँ एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, इसको तो तुमने होपफुली लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर सॉलिड लिक्विड गैस, एट 1 एटमॉस्फेयर सॉलिड कब एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड करेगा एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर। ये एट मॉडरेट टेम्परेचर ये रहेगा, ठीक है, और एट हाई क्यों लिख रहा हूँ, एट लो टेम्परेचर, क्योंकि सॉलिड है ना, मुझे लगा गैस की बात कर रहा हूँ, और एट हाई टेम्परेचर गैस होगा। क्लियर इनफ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर तुम देखो कि टेम्परेचर हमने क्या करा, प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर को हम बढ़ा या घटा रहे हैं, तो स्टेट्स चेंज हो रही है। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो गैसेस की तरह एग्जिस्ट करती है, कुछ चीज़ें सॉलिड के जैसे एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें गैसेस की जैसे एग्जिस्ट करती हैं या लिक्विड की जैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग कैसे हो रहा है ना। जैसे अगर तुम देखो 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर, है ना, उसमें तुम देखोगे कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक। जो लेट्स से ये बोर्ड ही समझ लो, दिस इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। और जो गैस यहाँ पे है इस सराउंडिंग में, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सेम टेम्परेचर है लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेम सब्सटेंस तो एक उस टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लेकिन एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाई, क्यों? क्योंकि तुम ये देखो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उनका कुछ एक स्ट्रेंथ होगी। गैसेस के वालों के बीच में एक स्ट्रेंथ होगी
और सॉलिड वालों के बीच में एक स्ट्रेंथ होगी। सॉलिड होने का मतलब क्या है कि सबके सब एक साथ हैं, पास पास हैं, चिपके हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, लिक्विड्स। क्योंकि लिक्विड्स हालांकि वो पास पास होते हैं लेकिन दे आर तरल, है ना, दे कैन फ्लो। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बट लिक्विड्स कैन फ्लो, तो ये आराम से फ्लो कर पाते हैं। गॉट दिस? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, कम होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। गैसेस में क्या है, गैसेस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, दे डोंट हैव टू बी क्लोजर टू ईच अदर, लाइक देयर इज नो इंटरेक्शन, सो सपोजिटली देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो अगर इंटरेक्शन नहीं है इसका या इंटरेक्शन नहीं है या बहुत कम है, इंटरेक्शन नहीं है या बहुत कम है, ये हम कह सकते हैं गैसेस या गैसियस स्टेट के बारे में। गॉट इट? तो सॉलिड्स में इंटरेक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें थोड़े से कम है या मॉडरेट हैं या इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ के हैं, और उसमें बिल्कुल ही वीक हैं या नेग्लिजिबल हैं या निल हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा था, साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड दीज म्यूचुअल अट्रैक्शंस एज वेल, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लिखो इसमें ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट in different state at the same temperature, in different states at the same temperature. For example at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius water exists in liquid state, water exists in liquid state, wood exists in solid state, water exists in liquid state, wood exists in solid state, and oxygen या नाइट्रोजन ऐसे करके लिख लो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन exists in gaseous state. Got it? ठीक है जी, सिंपल, गॉट इट। अच्छा, और दैट मीन्स देयर आर सर्टेन फोर्सेस, दैट मीन्स या ऐसे लिखो, द स्टेट इन विच अ सब्सटेंस the state in which a substance may exist, the state in which a substance may exist depends on two factors. एक तो हमने टेम्परेचर पहले देख लिया था, दूसरा क्या है, इंटरैक्टिव फोर्सेस। तो लिखो, द स्टेट इन विच अ सब्सटेंस may exist depends upon two opposing tendencies, two opposing tendencies. पहली क्या है, फर्स्ट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है जी। ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है इसी को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इम्फोआ, ठीक है। इसको हम, इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी बताते हैं। और सेकंड फैक्टर हुआ तुम्हारा जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी है, ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी, गॉट इट, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी तुम्हारी डिपेंडेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। मतलब ये सिंपल सी बात है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, और उसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस पर हम आगे अभी इलेबरेट, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, तो इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें वो लिख लो, लिखो पहले म्यूचुअल अट्रैक्शन के बारे में लिखो, अट्रैक्शन दैट कीप्स, attraction that keeps the molecules of the substance together, attraction that keeps the molecules of the substance together, ठीक है। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो escaping tendency, इसको लिखो ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो लिख लो इसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी और द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द और द टेम्परेचर। तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस के लिए इन दोनों के बारे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ MA विच इज़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। ये ध्यान रखना इसके लिए, सॉलिड्स के लिए। लिक्विड्स के लिए क्या होगा, जो MA है वो कंपेरेबल तो होगा लेकिन ग्रेटर होगा हमेशा, ध्यान रखना। इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो लिख लो वेरी 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 हायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली हायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, MA जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन वो बहुत ही कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरी वेरी लोअर। किसके लिए लिख रहे हैं MA के लिए, वेरी वेरी लोअर, ठीक है। MA इज़ वेरी वेरी लोअर, MA है, ध्यान रखना। अगर मैं वेरी वेरी लोअर या स्लाइटली हायर, वेरी वेरी हायर लिख रहा हूँ तो MA के लिए लिख रहा हूँ एज कम्पेयर टू ET, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं होता ET का मतलब, ठीक है। ET का मतलब यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी है, गॉट इट, ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स ऑन विच अभी हम म्यूचुअल अट्रैक्शन जो हैं वो थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, गॉट इट, ठीक है। तो इसमें पहले तुम्हारे सॉलिड्स और इनके बीच में डिफरेंसेस अपन देखेंगे। तो पहले एग्जांपल लिख लो इस चीज़ का। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो लिखो वाटर, सॉरी वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर में क्या हुआ, H2O है, ये एज लिक्विड होता है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये होता है गैशियस स्टेट में, कब, हंड्रेड डिग्रीज और अबव, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये, इनफैक्ट तुम ऐसा कर लो इसको। और प्रेशर यहाँ पे क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है, ये मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है पहले से, ठीक है। अगर कभी प्रेशर ऐसे मेंशन ना हो तो अज्यूम करना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड हो गया, सॉलिड मतलब आइस, ठीक है। अगर आइस होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट। ये सिंपल है, इस तरीके से याद रखना है तुमको, ठीक है। तो लिखो डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर वाटर में एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग 3 स्टेट। और वाटर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज दिस इज ट्रू फॉर एवरी सब्सटेंस, ठीक है। वाटर में एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, गॉट इट। ठीक, तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे। और ये तुम देख सकते हो, ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ये ध्यान रहेगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ही एग्जिस्ट करती है गैसेस, कूल। चलो जी, अब बात करते हैं इनके बीच। तो लिखो इसमें डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको लिख लेते हैं, फिर हम टेम्परेचर और म्यूचुअल अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो सॉलिड कैसा होता है, अगर मान लो मैं इसके कहीं एक कुछ उसका देख रहा हूँ पीस, तो ऐसे होंगे ये, दे विल बी लाइक क्लोजली पुट टुगेदर, एकदम अच्छे से पैकिंग हो रखी होगी इनकी, है ना। ऐसे स्फीयर्स मान लो, तो स्फीयर्स जैसे कभी किसी ने कंचे खेले भाई बचपन में, अभी तो तुम गेम्स खेलते हो भाई, वीडियो गेम्स और ये सब, कंचे अगर किसी ने खेले हो
तो मैं तो क्या करता था, जब मैं कंचे खेलता था बचपन में, तो मैं और मेरे भाई का साझा था, साझा मतलब जो भी हमारे पास टोटल होंगी वो दोनों की होंगी, ठीक है। तो व्हाट वी यूज़ टू डू, वी यूज़ टू प्ले एंड वी यूज़ टू विन, और हम बहुत सारी कंचे जो है वो रखते थे, ठीक है, अपने पास में। तो किसी बॉटल में अगर तुम उसको रखोगे ना तो दे विल बी ऑलवेज लाइक वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो उस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पर पैकिंग एकदम टाइट है। अगर तुम इसकी बात करो, यहाँ पर पैकिंग है, पैकिंग वैसे ऐसा सच नहीं है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, गॉट इट। और यहाँ पे तो क्या है कि भाई बिल्कुल ही खुला हिसाब है, ठीक है, बहुत दूर दूर होंगे, और ज़रूरी भी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया हो, मतलब बहुत अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम अवेलेबल होगी उतने में फैल जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसे इस वाले में, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, लिखो इसे मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है, वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड। इस वाले में लिखना मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, वेरी टाइटली अलग हो गया, टाइटली अलग हो गया, ठीक है। और जो थर्ड है विच इज़ वेरी पुअरली पैक्ड, वेरी लूजली, नॉट पुअरली, वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये कहता है इधर पे पैकिंग थी, ठीक है, यहाँ पैकिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात हो रही है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे क्या है, वेरी लो, ठीक है, वेरी लो या मिनिमम कह लो, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं मिनिमम। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है तो इसको मैक्सिमम कह सकते हो, तो ये क्या जाएगा, इंटरमीडिएट। तो लिक्विड जो है इन सब दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट है, गॉट इट, इंटरमीडिएट स्टेट है। अगर मैं बोलूँ FOA, FOA क्या है, या IMFOA या MA समझ लो इसको, म्यूचुअल अट्रैक्शन, या IMFOA विच इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दिस विल बी मिनिमम, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी टाइटली पैक्ड नहीं है, और यहाँ पे फिर अगेन इंटरमीडिएट, ठीक। देन अगेन लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनकी बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनिमम कह सकते हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कह सकते हैं, और इनकी इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, अगर तुम देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, ये यूजुअली सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। ये ध्यान रखना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ही ध्यान रखेंगे, मतलब ये रखेंगे। लिक्विड में क्या होता है, वाइब्रेशनल में छोड़ दो, सिर्फ इसमें कह सकते हो तुम ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रांसलेशनल है, और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। अब ये क्या है, जैसे देखो वाइब्रेशन मतलब, क्योंकि अपनी जगह तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी जगह पे रह के हिल तो सकता है, वाइब्रेट तो कर सकता है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल हैपन, ये जो मॉलिक्यूल है जैसी से एनर्जी मिलेगी इट विल स्टार्ट मूविंग। तो अगर ये मूव कर रहा है, मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इट इज़ चेंजिंग इट्स प्लेस, इट्स पोजिशन, तो हम कहते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेट कर रहा है वो, इट इज़ मूविंग मीन्स इट इज़ ट्रांसलेटिंग। वो ट्रांसलेशन वाला नहीं है कि तुमने ये मीनिंग पहली बार शायद सुन रहे हो, शायद, कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन मतलब मूवमेंट भी होता है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू चेंजिंग इट्स प्लेस, अपनी जगह बदल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया। रोटेशनल मतलब कि भाई जो गैस है वो अपने बॉन्ड के, जैसे मान लो H2O है, H2O के मॉलिक्यूल के अराउंड दे कैन रोटेट ना, घूम तो सकते हैं, है ना, तो दैट इज ऑल्सो देयर, गॉट इट। तो राइट, काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन। इसके हिसाब से अगर तुम डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन जो है
डेफिनेशन अगर तुम देखो तो इसका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना. सब्सटेंसेस विच एग्जिस्ट या विच हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम आर सेड टू बी सॉलिड्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, नॉट फिक्स्ड शेप. पता है जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना. जिस कंटेनर में है उसका शेप अख्तियार कर लेगा, ले लेगा. अच्छा, तो कहाँ थे हम? हाँ, गैशियस वाले में क्या है, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, क्या करता है, टेक्स या ऑक्यूपाइज द स्पेस अवेलेबल. मतलब जिस भी कंटेनर में रख दो, जिस भी कंटेनर में रख दो उस कंटेनर में हो जाएगा. जिस भी कंटेनर में रख दो उस कंटेनर में हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम या ले लेगा. गॉट इट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये ज़्यादा डेंस है, कम डेंस है. ठीक है, तो डेंसिटी की अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी मैक्स. ठीक है, ये क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी. ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, मिनिमम. और लास्ट इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस कर सकते हैं. सॉलिड को कंप्रेस करना आसान होगा या गैसेस को. तुम देखो, अगर मैं इसे कंप्रेस करना चाहूँगा तो इसके पास मूव करने के लिए जगह है, तो आराम से मूव कर जाएगा, लेकिन इसके पास कम जगह है. तो तुम देखोगे कंप्रेसिबिलिटी हमेशा सॉलिड्स की मिनिमम होती है, इसकी अगेन इंटरमीडिएट होती है, और इसकी हमेशा मैक्सिमम होती है. ध्यान रखना. गॉट इट. ठीक है, हालांकि ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि भाई ये मैक्सिमम हो तो ये मिनिमम हो. ठीक है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी सबसे कम होगी. ठीक. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो. ठीक है जी. ओके, देखो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत तरीके के होते हैं. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, गैसेस कॉन्टेक्स्ट. तो लिखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इसको, द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट, द forces that exist, the attractive forces that exist between, the attractive forces that exist between molecules are called intermolecular forces of attraction. intermolecular forces of attraction, इनका जो नाम है उसे कहते हैं हम वैन. छोटा वैन होता है, डर भी छोटा होता है, और W बड़ा होता है, वॉल्स बड़ा होता है, फोर्सेस. ठीक है, हम ये कहते हैं. ठीक है, तो यूँ समझ लो, जो तुमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, जो तुमने आयनिक बॉन्ड पढ़े, जो तुमने मेटालिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही है. ये मेटालिक बॉन्ड, ये जितने भी थे ये प्राइमरी बॉन्ड्स कहलाते हैं. जब मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ तो ये सेकेंडरी बॉन्ड्स होंगे. गॉट इट. ठीक है, इसी को जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग के एंड में यही कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी जो जिसकी वीडियोस मतलब मैं अपलोड करूँगा तो उसके लिंक यहाँ पे डाल दूँगा. ठीक है, तुम उसको भी देख सकते हो. गॉट इट. वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो इसमें लिखो पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस that contain, intermolecular forces can be attractive or repulsive
कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. दे डू नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, they do not include the electrostatic forces that exist between two oppositely charged ions, that exist between two oppositely charged ions, ठीक है, और the forces that hold, और forces that hold, ठीक है. ये जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के नीचे लिखना, और वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में बताऊंगा अभी. देखो, एंड द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर, या और द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है. तो पहले वाले में जब आयंस के बीच में मैंने बात करी कि आयंस के बीच का जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है. गॉट इट. तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड. अच्छा, जो दो एटम्स के बीच में फोर्स होते हैं विच कीप्स देम टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तुम पढ़ चुके हो, और उससे डिफरेंट है ये. तो जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को इनके बारे में बताना हो, जैसे A माइनस B+ है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया. अगर A और B एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज कोवेलेंट. लेकिन अगर मैं कहूं AB और AB, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गॉट इट. ठीक है, तो लिख लो इसको, इस एग्जाम्पल को लिख लो, फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस लिखना और मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, लिखो उसमें दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, या ये कह लो फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखना उसमें फोर्स, दोज फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रल एंटिटीज, ठीक है. बॉन्ड फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में न्यूट्रल एंटिटीज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है. सेकेंड चीज़ लिखो, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव होते हैं ये, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, पहली चीज़. सेकेंड चीज़ लिखो, दे डिपेंड ऑन द मोलर मास, मतलब किसी भी इस तरीके समझो, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, IMFOA, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है. मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो डिफरेंट मास होगा. तो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो जिस सब्सटेंस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसका उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस मोर और लेस ज़्यादा होंगे. सेम वे अगर किसी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उनके बीच में भी जो इंटरैक्टिव फोर्सेज है, जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है. जैसे अगर तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा, ये अगर तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारा क्या है, ब्यूटेन है, यस, ठीक है, ठीक है. इसके नॉमेनक्लेचर अभी आगे आएगा. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर मैं इसी चीज़ को, सॉरी, इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये दोनों के दोनों
ब्यूटेन के ही हैं, मतलब ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है। तो इन दोनों का मोलर मास सेम है, लेकिन तुम देखोगे कि इसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसके ज़्यादा होंगे। और सेम वे अगर मैं कहूँ कि CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये भी ब्यूटेन हो गया और ये प्रोपेन हो गया। ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है, ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। तो अगर तुम देखो इसमें सरफेस मास सेम था दोनों का, सरफेस एरिया इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो गया, इसका IMFOA ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेम भी देखो इसमें सरफेस एरिया पे अब बात नहीं है कि पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इनका सेम नहीं है, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका IMFOA ज़्यादा होगा। तो इसमें तुम देखोगे कि इसका मोलर मास ज़्यादा है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। गॉट इट? लिख लिया ये, अब लिखो आगे इसमें, ठीक है। These are also called या these include लिखो, these include first लंडन फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ऐसे लिखो। These include first, ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है किसी बंदे का नाम है लंदन, ठीक है। सेकंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, समझ लो इसको, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। और थर्ड इज डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। तो इसमें जो एक पर्टिकुलर केस आता है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम अलग से ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे इसको। ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है, ठीक है। वहाँ पर जो वीडियो है उसको भी मैं यहाँ लगा दूँगा, और आगे जब हाइड्रोजन पढ़ते हो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से आता है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है वो वाला वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये लिख लो कि ये 3 तरीके का होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिखो इसमें, पहला है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, फर्स्ट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें लिख लो, इसमें लिखो, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले कौन से है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इंटरैक्शन समझ लो, ठीक है जी। ये न्यूट्रल नहीं, नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन पोलर स्पीशीज। देखो भाई, तुमने भी बॉन्ड पोलर है या नहीं है ये सीख चुके हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पे होता है, अगर दो जैसे ए और बी है, ठीक है, ए और बी, ये जो बॉन्ड है ये पोलर कब होगा? जब देयर विल बी डेल्टा ई एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर डेल्टा ई एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा ई एन इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए और बी में कोई बॉन्ड सेपरेशन, मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और ये नॉन पोलर होगा। तो इस केस में हम ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि नॉन पोलर है, ठीक है जी। अच्छा, नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? अब नॉन पोलर में सीन क्या होता है? जैसे ए और बी है, तो ये समझ लो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके का होगा, और दूसरा ए और बी है,
अब इनके बीच में अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। देखो इस वाले और इस वाले में तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनमें तो रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मोमेंटेरली इसको यूँ समझो, मैंने जैसे ए बी लिखा है ना, इस तरीके समझो इसको कि इनका जो पॉजिटिव वो है सेंटर वो कहीं पे है, ये थोड़ी देर के लिए खिसक जाता है। अगर ये खिसका तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज जो है या पॉजिटिव सेंटर थोड़ा सा इधर खिसक गया, तो ये एक तरीके से एक मोमेंटरी डाइपोल बन जाता है ना। नेगेटिव चार्ज इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, गॉट इट। सेम वे अगर तुम इसको भी देखो, ये भी मोमेंटरीली इधर खिसका है, तो यहाँ पे तुम देखोगे थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स एंड हैव क्या कहते हैं एंड दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग नो डाइपोल मोमेंट, या आर act upon या act between electrically symmetrical molecules having no dipole moment, ठीक है। but a dipole may develop momentarily even in such atoms. Dipole may develop momentarily even in such molecules. Due to this momentary dipole, momentary की स्पेलिंग आती है MOMENTARY, ठीक है। momentary dipoles, different molecules may have attractive interactions. ठीक है। तो क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला हो, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मोमेंटरी समझ लो कि जो दो मॉलिक्यूल्स पास में आए हैं वो ऐसे ना हो कि इस स्टेट में, जो ऐसे आए होंगे वो तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, लेकिन जो इस तरीके से आए होंगे उनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा ना। और ऐसे अगर तुम्हें बोलूँ एट रूम टेम्परेचर गैसेस के बीच में 10⁻21 कोलिजन्स पर सेकेंड हो रहे, तो 10⁻21 कोलिजन्स पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से ऐसे इंट्रैक्शन बहुत ही वीक होंगे, अग्रीड, लेकिन द शेयर नंबर ऑफ सच इंट्रैक्शन इज वेरी हाई। इस वजह से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो लिखो दो द अट्रैक्शन इज वेरी वीक, but the number of collisions at room temperature is 10⁻21, but the number of collisions at room temperature is equal to 10⁻21, and because of this high number, because of this high frequency of collision, लिख लो, because of this high frequency of collision, ठीक है, high frequency of collision there is net attractive force. तो समझ में आ गया ना, इंस्टेंटेनियसली मोमेंटेरली ये बन रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, फिर से ये इसमें चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे
मतलब यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, ऐसे ऐसे चेंज होते रहते हैं, और जैसे जैसे मोमेंटरी डाइपोल बनते रहेंगे वैसे वैसे इंट्रैक्शन होता रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, इसमें लिखो द इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लो इनके बीच में r डिस्टेंस है, अगर ये r डिस्टेंस है तो जो ये लंदन डिस्पर्सन इंट्रैक्शंस है ये दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मान लो कि इंस्टेड ऑफ अ मॉलिक्यूल वी हैव, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल वी हैव अ डाइपोल, मतलब हमने यहाँ पे डाइपोल वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो रखे हुए। ये क्या थे? ये नॉन पोलर थे। अब जिसमें डाइपोल होगा वो क्या होगा? पोलर। ठीक है, तो बी कौन सा हो गया तुम्हारा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये किस किस के बीच में होंगे? पोलर प्लस नॉन पोलर। ठीक है, एक पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये देखो, जब इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा इसका जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका पार्ट ये जो इधर वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, तो अगर ये न्यूट्रल होगा तो क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो यहाँ पर जो जैसा ये, इसको ऐसा करते हैं, रेड से बना देते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि न्यूट्रल वाला कौन सा है। और ये परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ये तो परमानेंट डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ठीक है जी, दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें चार्ज का सेपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो ये तो न्यूट्रल है, ये डाइपोल है। अब जब ये आसपास आएंगे तो मोमेंटेरली ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो मोमेंटेरली यहाँ पे एक डाइपोल बन जाएगा। ये डाइपोल अपने आप से नहीं बना, ये डाइपोल अपने आप से नहीं बना, ये बना कैसे? इसके वजह से। तो इसने इंड्यूस किया है ना, जैसे दोस्त होते हैं, दोस्त दूसरे को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कभी बंक मारना हो, मुझे नहीं पता तुमने मारा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई दोस्त होगा तो वो दूसरे दोस्त को बोलेगा कि यार बंक मारते हैं, तो क्या हुआ? दूसरे ने अगर बंक मार लिया तो इस वाले दोस्त ने उस वाले को इंड्यूस कर लिया, है ना, इन्फ्लुएंस कर लिया। तो ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है और इसको डाइपोल में बांट देता है टेम्परेरीली। इंड्यूस डाइपोल या टेम्परेरी डाइपोल। तो अब इनके बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, हाँ इनके बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, इस वजह से ये इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो लिखो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट, ये जो है ना अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, लिखो परमानेंट डाइपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस, परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रल है ना, नॉन पोलर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, नॉन पोलर लिख लो इसको। इंड्यूसेस डाइपोल ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, induces dipole on the non-polar molecule by deforming its electronic cloud। डिफॉर्म कर देना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, थोड़ा सा उसका शेप चेंज कर दिया। ठीक है, लिखो इसमें as induced as this force acts between a dipole
and an induced dipole, it is called dipole induced dipole force. ठीक है, तो क्योंकि ये डाइपोल इंड्यूस हो चुका है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से इसको कोई अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा, इसलिए इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं. इसमें भी ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो भी 1/r⁶ पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, 1/r⁶ पे डिपेंड करेंगे. गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड सी. सी इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब यहाँ पर यूँ समझ लो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है जैसे दोनों का, तो डाइपोल अब कंसिडर करो कि ये दोनों परमानेंट डाइपोल्स हैं, अब कोई इंड्यूस नहीं है. तो ये समझ लो पहले, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही एक्ट करेंगे, और इस इंस्टेड ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल देयर विल बी अ पोलर, न्यूट्रल नहीं मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयर विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल हियर. इसमें इस तरीके से ऑलरेडी ये होगा. ठीक है, अब कोई इंडक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये किसी में चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, परमानेंट डाइपोल्स हैं. इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा. ठीक है, इस वजह से ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. तो उसमें लिखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. Dipole dipole forces act between polar molecules as they have permanent dipoles, as they have permanent molecules, sorry permanent dipoles, permanent dipoles. ठीक है, due to this attraction, due to this attraction molecules are able to attract each other, मतलब इंट्रैक्ट विद ईच अदर, ऐसे लिख लो, इंट्रैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, सिंपल है. अब इसमें अगर हम देखें तो इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि भाई लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकेस्ट हो जाएंगे, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड देन डाइपोल आयन डाइपोल डाइपोल. ठीक है जी, ये इनका वेरिएशन रहेगा कि ये सबसे कम होगा, सबसे वीक होगा, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा. एक चौथा और होता है डी वाला, जिसको हम कहते हैं डाइपोल या आयन डाइपोल. समझ लो, आयन डाइपोल. आयन डाइपोल में क्या हो जाएगा, कोई भी एक आयन, चाहे पॉजिटिव समझ लो या फिर और नेगेटिव समझ लो, ठीक है. ये और ये और ये, यहाँ पर ये आयन है, दीज बोथ आर आयन्स एंड बोथ दीज आर डाइपोल्स. ये परमानेंट डाइपोल्स हैं. ठीक है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन भी होगा. यहाँ पे किसकी वजह से होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रही है, ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को इंट्रैक्ट कर रहा है. तो इसलिए लिख लो दीज फोर्सेस एक्ट बिटवीन, दीज फोर्सेस एक्ट बिटवीन, these forces act between ions and permanent dipoles, ions and permanent dipoles. इतना लिखो, काफ़ी है. ये एग्जाम्पल चाहे तो तुम ये मतलब इसका फिगर बना लेना. और ये 4 हो गए. ठीक है, ये 4 हो गए तुम्हारे. इनका जो ऑर्डर है ऑफ स्ट्रेंथ वो इस तरीके से है. गॉट इट? अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो, दैट इज़ कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है. ठीक है, नोट करके लिख लेना, टाइप. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का टाइप है H बॉन्डिंग. क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन
किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे F हो गया, O हो गया, H हो गया, सॉरी H नहीं, N हो गया या Cl हो गया, इनके बीच में क्या होगा? अब अगर मान लो ये ऐसे सेपरेशन हो जाएगा, चार्ज परमानेंट सेपरेशन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, तो क्या होगा? यहाँ पे H F, यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है। इधर क्या होगा? अगर मान लो ऐसे ही कोई और मॉलिक्यूल है, इसके और इसके बीच में इंट्रैक्शन आएगा, तो देख रहे हो कि तुम ये डाइपोल जैसा ही है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको अलग से भी बताया जाता है, ठीक। तो लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। इसमें लिखो इट एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूल्स, देखो इट एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूल्स, it exists in molecules which are highly polar, or in which hydrogen is highly polar, or in which hydrogen is directly bonded to NOF or Cl, NOF और Cl, ठीक है, लिख लिया ये। अब इसके लिए लिखो कि एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ बिटवीन 10 किलो जूल पर मोल टू 100 किलो जूल पर मोल। तो इनके बीच की जो एनर्जी है, ये जो देखो, ये तो परमानेंट बॉन्ड हो गया, इसको प्राइमरी बॉन्ड कहते हैं, ये तुम्हारा सेकेंडरी बॉन्ड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी बॉन्ड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये 10 किलो जूल पर मोल से 100 किलो जूल पर मोल तक वेरी करती है, ठीक है। 10 किलो जूल पर मोल से 100 किलो जूल पर मोल तक वेरी करती है ये, तो ये काफ़ी हाई एनर्जी हुई, इस वजह से हम इसे अलग से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसमें दिस एनर्जी इज़ क्वाइट हाई, दिस एनर्जी इज़ क्वाइट हाई एंड influence the physical and chemical properties of many compounds, influences physical and chemical properties of many compounds as well as their structures, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, जो दूसरा फैक्टर है एस्केपिंग टेंडेंसी, उसको भी लिख लो, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हुई? मैंने बोला था वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो लिखो, ये लिख लिया, समझ में आ गया। इसको करके फिर बाकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ और गैस लॉस कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। लिखो इसमें ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखो एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, लिखो उसमें एस्केपिंग टेंडेंसी is dependent on the thermal energy of the molecule, is dependent upon the thermal energy of the molecule, ठीक है। this thermal energy or energy due to the heat content, this thermal energy or energy due to the heat content is reflected in the form of kinetic energy। मतलब यूँ समझो, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि उनकी थर्मल एनर्जी हाई है। तो थर्मल एनर्जी इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली, उसका टेम्परेचर हाई होगा और काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होगी, ठीक है।
ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. द हायर द टेम्परेचर, the higher the temperature, the higher the kinetic energy. The higher the temperature, the higher the kinetic energy, and hence higher the escaping tendency. Higher the escaping tendency. क्लियर होगी बात? ठीक है. तो जैसे जैसे तुम देखोगे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना. तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है. और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि शुरुआत में तो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो थर्मल एनर्जी से या एस्केपिंग टेंडेंसी से, बट धीमे धीमे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है. तो क्या होगा, दे विल, व्हाट विल दे डू, दे विल द डिफरेंस विल बिटवीन देम विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर. एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है क्वाइट कंपेरेबल बन जाए. तो जैसे ऐसे कंपेरेबल होता है तो वो सॉलिड से लिक्विड बन चुका होता है. और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब एस्केपिंग टेंडेंसी या जो थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि वो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उससे भी हाई हो जाए बहुत, तो उस केस में वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा. तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अगर तुम इस डायरेक्शन में, मतलब यूँ समझो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हो, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, जो भी तुम कहना चाहते हो, ये तीनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर ये बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी इधर बढ़ रही है. और इधर पे क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन यूँ समझो कांस्टेंट है. ठीक है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन कांस्टेंट है. तो जैसे जैसे एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी तो इनके बीच का रिलेशन भी चेंज होता चला जाएगा और इस वजह से इनकी स्टेट भी चेंज होती चलेगी. तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे किसी भी लिक्विड के बीच में, सॉरी किसी भी सब्सटेंस के का, तो उसका सॉलिड से लिक्विड से गैस होता चला जाएगा. ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आज के लिए एक मिनट रुको. आई थिंक वी कैन ऑल्सो डू अ लिटिल मोर. हम और थोड़ा कर सकते हैं. हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, थोड़ा सा ही है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में करा लूँगा इसको मैं. लिखो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट. ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट लिख लो. इसको कर देते हैं यार, इसको ज़्यादा नहीं है. आज तो चैप्टर शुरू किया यार, अच्छे से पढ़ते हैं ना थोड़ा. लिखो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. ठीक है, सबसे पहला क्या मेजरेबल प्रॉपर्टी है, मास. ठीक है, फर्स्ट इज मास. भाई गैस का मास मेजर कर पाओगे तभी तो उसके मोल्स भी मेजर कर पाओगे. जब तक मोल्स ही मेजर करोगे तो बाकी सब चीज़ें तो आती ही नहीं है. ठीक है, मास एग्जिस्ट मतलब गैस एग्जिस्ट कर रही है मतलब मास, गैस एग्जिस्ट कर रही है मतलब मास एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट इज मास. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम नहीं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू. ठीक है जी. अच्छा, मान लो कि मैं तुम्हें एक कंटेनर दूं. इनफैक्ट ये जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, ये एम्प्टी है. जब ये एम्प्टी है तो इसका मास W1 है. ठीक है, हमने क्या किया, इसमें गैस फिल कर दी इसमें. ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें गैस आ चुकी है. अब इसका मास जो है वो W2 हो चुका है. तो व्हाट इज़ द मास ऑफ द गैस? डेफिनेटली द मास ऑफ द गैस विल बी W2 माइनस W1, है ना. और अगर मैं मोल्स ऑफ गैस बोलूं तो मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस. ठीक है, मोलर मास हमेशा कैपिटल एम से डिनोट होता है. तो सिंपल सा है, गॉट इट. कुछ ऐसा है नहीं इसमें. तो ये मास हो गया. नेक्स्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है भाई? वॉल्यूम बेसिकली क्या होगी कि जो स्पेस तुम ऑक्यूपाई करते हो, जो गैस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V. तो लिख लो इसमें
वॉल्यूम देखो इसमें वॉल्यूम के बारे में, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द स्पेस दैट इट इज द स्पेस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द स्पेस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज, इज द स्पेस दैट इट ऑक्यूपाइज, फुल स्टॉप। इसमें आगे लिखना गैस यूजली क्या, गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, जो भी स्पेस उनको अवेलेबल होगा वो हमेशा उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो दैट्स वाई they occupy the volume of the container, that's why they occupy the volume of the container, and hence that's why they occupy the volume of the container, and hence the volume of the container is the volume of the gas, hence the volume of the container is volume of the gas, ठीक है। मान लो मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये 10 लीटर का एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने गैस भर दी, कितनी भरी कितनी नहीं भरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी होगी 10 लीटर्स, ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या किया, इसी चीज़ को, इसी वाले कंटेनर को मैंने 3 लीटर्स पानी भर दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें गैस भरी, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन दिस केस, क्या ये 10 लीटर के इक्वल होगी, नहीं। ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी गैस मिली, कितना स्पेस मिला, 7 लीटर्स, बाकी स्पेस कहाँ है, वो वाटर या जो भी जिस भी लिक्विड ने वो भर दिया, क्लियर होगी बात। तो अवेलेबल स्पेस इज 7, इस पर्टिकुलर केस में वी गैस विल बी 10-3, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे घुमा के भी दे सकता है, 10 लीटर कंटेनर दे दिया, 3 लीटर उसमें पानी डाल दिया, तुमको लगेगा अरे सर ने तो बोला था कि कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वही गैस की वॉल्यूम होगी, तो 10 लीटर होना चाहिए। अरे कंटेनर में जो अवेलेबल स्पेस है वो भी तो देखो, हाँ नहीं, ठीक है। तो ओके गॉट इट, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स काफ़ी सारी हैं, देखो जैसे मैं सीधे एक रिलेशनशिप लिख रहा हूँ, उसी के बेसिस पे देख लेते हैं। इसकी होती है मीटर क्यूब भी होती है, इसकी DM क्यूब भी होती है ना, डेसीमीटर क्यूब, इसकी लीटर्स भी होती है। तो जो मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 3, ये जो 3 है ये तो तुम्हारे IUPAC जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है SI यूनिट्स है उनके बेसिस पे है, और ये जनरली यूज्ड होती है, ये जनरली यूज्ड है, ठीक है। नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन में होता है ये लीटर्स में हम बात कर रहे होते हैं, तो कभी कभी वॉल्यूम लीटर्स में दी होती है, तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप हो गई, 1 डेसी DM क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, ये ध्यान रखना, क्लियर है। ये जो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लिख रहा हूँ ये आगे के लिए याद कर लेना भाई, ठीक है। कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए है, इनफैक्ट तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक, क्लियर इनफ। ये इसकी यूनिट्स हो गई, ठीक। एक लास्ट चीज़ लिख लेना, इसमें मोलर वॉल्यूम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखवाना ज़रूरी है। मोलर वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, है ना। STP क्या होता है वो भी बताते हैं, वो भी अभी आगे आएगा। तो मोलर वॉल्यूम लिख लेना, मोलर वॉल्यूम इट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP आगे जब टेम्परेचर बताऊंगा तब बता दूंगा उसमें, एंड दिस इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स फॉर एनी गैस, ठीक है जी। आर वी क्लियर। नेक्स्ट लिखो प्रेशर, प्रेशर बेसिकली क्या हुआ, प्रेशर इज जो फोर्स कोई भी गैस जो होती है, या इनफैक्ट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल है। प्रेशर क्या है,
ठीक है। प्रेशर को हम यूजुअली P से डिनोट करते हैं, एंड P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। लिखो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स एक्सर्टेड, ऐसे लिखो प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो इसकी जगह यूनिट की अगर तुम बात करो, साफ साफ दिख रहा है ये फोर्स है और ये एरिया है। तो यूनिट तुम्हारी दो तरीके से कर लेते हैं इसको, एक MKS में कर लेते हैं और एक CGS में कर लेते हैं। तो MKS में फोर्स की यूनिट क्या होती है? 1 न्यूटन। तो न्यूटन अपॉन एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाता है CGS में? इसकी होती है डाइन। अगर नहीं पता अभी तक, आज पता चल गया। और ये होती जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये ध्यान रखना। और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना चाहूँ तो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करो ना, 10⁴। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, है ना भाई। न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह न्यूटन की जगह डाइन रख दो, 10⁵ डाइन आ जाएगा। मीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 10⁵ अपॉन 10⁴ 10 आ जाएगा। गॉट इट। तो ये तुम्हारी यूनिट्स हो गई इसकी प्रेशर की। ठीक है, इसको कहते हैं, ये इसी को हम पास्कल कहते हैं भाई, PA पास्कल। गॉट इट, इसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, ये हो गया। इसकी यूनिट्स हैं, इसमें लिख लो पहले प्रेशर के बारे में। द प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड या प्रेशर ऑफ अ गैस इज एक्सपीरियंस्ड on all the walls of the container. The pressure of a gas is experienced on all the walls of the container and is due to the collision of molecules on the walls of the container, and is due to the collision of ठीक है, collision of molecules, gas molecules on the walls of the container. तो अब इसमें यहाँ पे ना काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, उन सब के बारे में जान लो आज। ठीक, सबसे पहला तो हो गया पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल, सॉरी यूनिट लिख लो पहले तो, यूनिट पास्कल। अगर मैं पास्कल की बात करूं तो हम इसकी यूनिट इस तरीके से लिखी जाती है, 1 पास्कल विच कैन बी सेड एज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बार। ठीक है, वो हुक्का बार है ना, बार प्यार 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 हुक्का बार, वो वाला नहीं। बार इज़ बेसिकली कम्स फ्रॉम बैरोमीटर। तो बार यूनिट जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स और 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 10⁵ किलो पास्कल्स। गॉट इट। ठीक, बार हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो होता है, नहीं यार, पहले इससे पहले मेरे को एटमॉस्फेयर डिफाइन करना चाहिए। एटमॉस्फेयर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 बार। ये है 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किस किस के होगा? ये होगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स, या फिर इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ नहीं बार।
या इक्वल टू वही 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से इसको बोला जा सकता है। गॉट इट? ये तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर हो गया। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉर। ठीक है, तो देयर वाज दिस गाय कॉल्ड टॉरिसेली, समथिंग टॉरिसेली। ये इटालियन कोई साइंटिस्ट था, उसके बेसिस नाम पे ये यूनिट रखी है टॉर की। तो ठीक है, इसको लिखते हैं 1 टॉर। ठीक है, 1 टॉर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ देखें तो 1/760। ठीक है, 1/760, या फिर लिख सकते हैं 101325 या छोड़ो ना, जब इतना लिख ही दिया है तो क्यों करना है सब, पास्कल। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को इसके टर्म्स में लिख सकते हैं 760 टॉर। ठीक है, टॉर की जगह अगर हमें mm ऑफ Hg लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी mm ऑफ Hg को ऐसे लिखा जाता है 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसको भी डिफाइन करेंगे आगे, डोंट वरी। ये भी एग्जैक्टली इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फेयर के होता है। ठीक है, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 101325 पास्कल्स अपॉन 760 which will come out to be equals to 133.322 पास्कल्स। ठीक है, ओके, तुम यहाँ पे देखो तो ये भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो तुम साथ साथ लिख सकते हो कि 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अच्छा, फिर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसमें कोई बहुत अलग कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बस ये कि अभी 1 mm था, अब 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 टाइम्स, तो ये सब चीज़ें 10 टाइम्स हो जाएंगी। इसको लिख सकते हो 1/76 ATM। इसको लिख सकते हो 101325/76 ATM, सॉरी पास्कल्स, एंड दिस कैन कम आउट टू बी 1333.22 पास्कल्स। ठीक है, लास्ट इज कॉल्ड पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इसको एक्चुअली में हम बोलते हैं 1 PSI। हालांकि तुम्हारी बुक्स में ये नहीं होता, कुछ पुरानी फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की बुक्स में देखोगे तो ये यूज़ होती थी, लेकिन अभी भी कहाँ यूज़ होती है वो बताता हूँ। जब कभी भी तुम अपनी स्कूटी में, साइकिल का तो नहीं पता मुझे कि उसमें, या इनफैक्ट नहीं कह लो, साइकिल में भी वो डेफिनेटली वही, तो जो एक गेज होता है ना उनके हाथ में, जो साइकिल का जो टायर होता है उसमें, या स्कूटी का या कार का जो टायर होता है उसके वॉल्व पे लगा के ऐसे दबा के देखता है ना कि उसका प्रेशर कितना है। जो प्रेशर वो चेक कर रहा होता है वो हमेशा PSI में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 PSI है। अगर मैं कुछ और नहीं करूँ तो मैं सिंपल इसको डायरेक्टली किलो पास्कल में लिख सकता हूँ, 6.894 किलो पास्कल्स, या फिर 6894.76 पास्कल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब नहीं भी याद रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखवा दिया और क्या। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें, ठीक है, लेट्स से 57 mm ऑफ Hg। इनफैक्ट ऐसा करना है, इन क्वेश्चंस को कर लेना है तुम, कल इनको करके लाओ। 380 टॉर, थर्ड इज 20.265 किलो पास्कल्स, और फोर्थ 190
mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, इन सब को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तुमको, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटमॉस्फेयर, ये हेडिंग डाल लेना, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तुम्हें एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, बस इतना काम करना है। गॉट इट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में या बाकी आगे कहीं पे भी देखोगे प्रेशर विल ऑलवेज बी टेकन इनटू एटमॉस्फेयर, तो चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हुआ उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इनफैक्ट इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो ये 1 mm ऑफ Hg कितने के इक्वल था, 1/760, तो इसको क्या करना है, ये एटमॉस्फेयर में जो अगर कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम आउट टू 57/76 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, या इक्वल टू इस तरह समझ लो, ये इक्वल टू कितना आएगा 380/760। क्यों, क्योंकि 1 टॉर वॉज इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना तुम, 20.265 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये किलो पास्कल्स है, इसको क्या करेंगे 1.01325 इंटू 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा देख लेना। और दिस इज़ 190 mm, तो क्या आ जाएगा 190 mm ऑफ Hg का मतलब क्या हुआ अपॉन 760, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखना, ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3 नहीं, ये भी 1/2 आ जाएगा, नहीं ये 1/5 आएगा, नॉट 2, 1/5 आएगा, ये 1/, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब लास्ट जो बचता है वो टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर और डेंसिटी है, वैसे तो टेम्परेचर डेंसिटी दोनों मैं बता चुका हूँ अच्छे से, तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखवाना है उसको। तो लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो T से होता है। ठीक है, T से डिनोट होता है, इसके 4 स्केल होते हैं, वो चारों के चारों स्केल में एक ही लाइन में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इनको डिफाइन सब कुछ नहीं कर रहा हूँ। C-0/100 इक्वल्स टू K-273 अपॉन 100 इक्वल्स टू F-180 अपॉन 100 और रैंकाइन R माइनस, ये रैंकाइन मैं डिफाइन कर चुका हूँ। जिसको देखना हो उसका यहाँ पे आई, इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा वो वाला मैं लेक्चर। ठीक है, R माइनस नॉट 180, 459.8 नहीं 67 नहीं 492 है। जस्ट अ मिनट, मेरे को कंफर्म करने दो। ठीक है, अपॉन 180। ठीक है, F-32 होगा, नॉट क्लियर है, ये तुम्हारे हो गया। तो इसमें लिख सकते हो टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ, टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ हीट in the system. Temperature is an indicator of heat in the system, and it measures the hotness and coldness, and it measures the hotness and coldness of a system, and it measures hotness and coldness of the system. ठीक है, it is usually based on its measurement. लिखो, its measurement is usually based on, its measurement is usually based on the expansion of, it's usually based on the expansion of a certain substance, ब्रैकेट में लिख लेना usually mercury, a certain substance, ब्रैकेट में usually mercury, got it? ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये हीट कंटेंट की बात करता है तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हीट कंटेंट है। लिखो हायर द टेम्परेचर हायर द हीट कंटेंट, हायर द टेम्परेचर हायर द हीट कंटेंट। ठीक है, हायर द हीट कंटेंट, और उसमें लिख लो हीट कंटेंट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं बता ही चुका हूँ, थर्मल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी की जैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी ही होती है थर्मल एनर्जी एक्चुअली। ठीक है, तो heat content is reflected in the form of kinetic energy of the constituent particles, kinetic energy of the constituent particles. ठीक है, higher the temperature higher the kinetic energy.
तो टेम्परेचर हाई होगा मतलब हीट कंटेंट हाई है, हीट कंटेंट हाई है मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो TE ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, क्रायोजेनिक्स के बारे में लिखना है तो क्रायोजेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख लो। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? क्रायोजेनिक्स इज द प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ, बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स होता है। और पायरोमीट्री, पायरोमीट्री होती है ये, पायरोमीट्री ये क्या होती है? प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर्स, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर्स। लास्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट तुमको पता ही है। ठीक है, ग्राम पर लीटर कर सकते हो या फिर kg पर मीटर क्यूब। इनफैक्ट गैसेस के केस में बोल रहा हूँ, फॉर गैसेस ग्राम पर, अदरवाइज तो क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, गैसेस के केस में क्या होती है? ग्राम पर लीटर, ध्यान रखना। गॉट इट? अच्छा, और गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो गैस के कॉन्टेक्स्ट में ये दो प्रकार की होती है जिसको कहते हैं, एक तो कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होगी? D इक्वल्स टू M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम। और एक होते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या होते हैं? रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 2। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको, या वेपर डेंसिटी बोलते हैं इसको, वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन 2। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बहुत है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, D इक्वल्स टू MV, इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर बता ही चुका हूँ मैं, ये यूनिटलेस होता है, ध्यान रखना। और दिस इज इक्वल्स टू PM/RT, ये आगे आएगा तुम्हारा, बट अभी लिखवा रहा हूँ, आगे के लिए तुम्हारे काम आएगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है, एक पर्टिकुलर पोर्शन खत्म हुआ है, कल से हम गैस लॉस देखेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।